सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, देहरादून से जो निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक आज होने वाली है। सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 9 और 10 दिसंबर को होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इसको लेकर बैठक होने वाली है। देहरादून में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर ये बैठक होगी और 9 से 10 दिसंबर को होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से जो निकलकर सामने आ रही है। इस बैठक में 9 और 10 दिसंबर को ये शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी इस बैठक में। सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा समिति की ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से निकलकर जो सामने आ रही है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक होगी। शीतकालीन सत्र की शुरुआत 9 और 10 दिसंबर को होगी। वहीं देहरादून विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है उत्तराखंड में और उससे पहले ये बैठक तमाम मुद्दों पर इसमें चर्चा हो सकती है। तमाम रणनीति तैयार की जा सकती है। शीतकालीन सत्र में कौन से मुद्दे उठाए जाएं, क्या चर्चा की जाए, उसको लेकर इस बैठक में रणनीति तेज हो गई है और रणनीति बनाई जाएगी। सर्वदलीय और कार्य मंत्रणा समिति की ये बैठक है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ गए हैं। अजय, ये बैठक शीतकालीन सत्र से पहले ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हो सकती है? देखिए पूजा, शीतकालीन सत्र 9 और 10 दिसंबर को देहरादून के विधानसभा में आयोजित होगा और इससे पहले गैरसैंण विधानसभा में शीतकालीन सत्र कराए जाने को लेकर के पहले चर्चाएं थी, लेकिन अब देहरादून विधानसभा में 9 और 10 दिसंबर को 2 दिवसीय विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जा रहा है। और आज सर्वदलीय बैठक पहले होगी, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें सभी दलों से ये अनुरोध किया जाएगा कि विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चलने दिया जाए, इसमें कोई व्यवधान ना हो, हंगामा ना हो। और चूंकि ये सत्र जो है वो काफी महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि इस विधानसभा का अंतिम सत्र ये है, तो इसमें कहीं से कोई व्यवधान ना हो, इसलिए इस सत्र में सभी लोग अपना सहयोग करें और चूंकि महत्वपूर्ण सत्र है तो इसमें सबके सहयोग के साथ इस सत्र को पूरा किया जाए। इसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नेता प्रतिपक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस के और कई नेता मौजूद होंगे, बीजेपी के तमाम नेता मौजूद होंगे और जो निर्दलीय विधायक हैं वो लोग मौजूद रहेंगे। और इसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में 2 दिनों का जो बिजनेस है वो तय किया जाएगा कि विधानसभा सत्र के दौरान कौन कौन से अध्यादेश सदन के पटल पर रखे जाएं, कौन कौन से विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएं और तमाम जो प्रश्न काल है। अपनी नजर इस खबर पर लगातार बनाए रखिएगा। न्यूज इंडिया लगातार आपको अपडेट देता रहेगा कि क्या कुछ इस बैठक में चर्चा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और रुख करते हैं बड़ी खबर का। देहरादून से जो निकलकर सामने आ रही है, चुनावों को लेकर बीजेपी की बैठक। महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 2022 के चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव समितियों के कामकाज की समीक्षा होगी। साथ ही बैठक में बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो 2022 में चुनाव है, चुनावों को लेकर हर पार्टी जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई है, लगातार रैली भी कर रही है, कामकाज शुरू हो गए हैं। तो आज ये बैठक होगी और ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। चुनावों को लेकर बीजेपी की ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। इस बैठक में महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, वो मौजूद होंगे। 2022 के चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। चुनाव समितियों के कामकाज पर समीक्षा होगी और बैठक में तमाम बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, जानकारी दीजिएगा, कितनी अहम ये बैठक है? 2022 में चुनाव है, उसको लेकर अब क्या कुछ रणनीति तैयार की जा सकती है? अब बिल्कुल पूजा, 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी इन दिनों बैठक कर रही है। हालांकि कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह कमर कस ली है। हालांकि लगातार ही बैठकों का दौर भी जारी है। हालांकि लगातार ही एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें रणनीति अपनाई जाएगी, जिसमें कहा जाएगा कि बूथ को कैसे मजबूत करना है,
हालांकि इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री और नेता शामिल होंगे। तो साफ कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव को लेकर किस तरह विजय पानी है, किस तरह बीजेपी पानी है, तो इन सब मुद्दों पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस तरह जनता के बीच पहुंचे और किन बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, तमाम इस तरह की बातें होगी, बैठक होगी। हालांकि जो कार्यकर्ता है कैसे आगे रणनीति बनानी है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, उन सबके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और साफ कहा जा सकता है कि आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। जी पूजा। चलिए संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से देहरादून में नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 7 से 14 दिसंबर तक परेड ग्राउंड में नवनिर्मित मल्टी पर्पज हॉल में 3 प्रतियोगिता का आयोजन होगा और इस चैंपियनशिप में देश भर से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जुटेंगे। अभी हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। हमारी सरकार ने नई खेल नीति को अप्रूवल दिया है। खेल नीति हमारी लागू हो गई है और हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा, आगे जाना चाहते हैं, हमने नई खेल नीति में उन सबका प्रावधान किया है। और साथ ही हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जल्दी ही उसको प्रोसेस में ला रहे हैं बनाने के लिए, जिससे कि हमारी सभी खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिले और हमारा प्रदेश क्योंकि खेलों के क्षेत्र में आगे जाए। खेलते रहते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ शरीर भी रहता है, साथ में स्वस्थ मन भी रहता है। इस बार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आज युवा इकोसिस्टम को देख रहा है, समझ रहा है, परंपरागत चीजों से निकल रहा है। ओलंपिक के बाद हर परिवार में खेल की चर्चा शुरू हुई है। अब इसे हमें रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश के भी खिलाड़ियों ने उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हम जो नई खेल नीति लेकर आए हैं, निश्चित रूप से इस खेल नीति में हमने वो व्यवस्था की है कि जिसके कारण से जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं और उनके जीवन में अभाव है, तो उनके जीवन के अभाव उनकी खेल प्रतिभा को रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब हमारे खिलाड़ी भाई या बहनें जो खेलने के लिए जाते हैं, तो उस समय में उनको बहुत सारी जरूरतें होती हैं। खेलने जाने के लिए किराया चाहिए होता है, खाने के लिए पौष्टिक आहार चाहिए होता है, साथ में रहने के लिए चाहिए होता है। उस समय में वो व्यवस्था संभव नहीं होती है और बहुत मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो पदक जीत जाते हैं, कोई पुरस्कार मिल जाता है, तो उनके लिए लाइन लग जाती है, लंबी लंबी लाइन लगती है, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी गुमनामी को कोई देखता नहीं है। अब हमारी सरकार ने नई खेल नीति में ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी योग्यता जिसके अंदर है, क्षमता है, प्रतिभावान है, जो आगे बढ़ने का हुनर है, तो उसके हुनर को कोई रोक नहीं सकता, उसकी क्षमता को कोई तोड़ नहीं सकता है, उसकी प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता है। और नई खेल नीति में ऐसे सभी खिलाड़ियों को मौका दिया, हर प्रकार से हमने उसमें व्यवस्था करी है और हमने नई खेल नीति को अभी लागू किया है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों के उन्नयन, खेल प्रतिभाओं को तलाशने, निखारने, खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने, खिलाड़ियों के नियोजन, सामान्य आहार के साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, फूड डाइट की व्यवस्था, उनके रोजगार के अवसर तथा संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, हमने उसका प्रावधान किया है। युवाओं में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए उचित आर्थिक प्रोत्साहन का भी प्रावधान किया गया है। निश्चित ही भविष्य में खेल प्रदेश के रूप में हम अपनी पहचान बनाएंगे। प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी यहाँ पर हम संकल्पित हैं। तो देखा आपने, कुछ इस तरीके से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और साथ ही इस चैंपियनशिप में तमाम बड़े खिलाड़ी नजर आएंगे देश भर से। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण किया।
खस्ता हाल हो चुके सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस अब एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में सामने आएगा। माना जा रहा है कि विश्व के पर्यटक इस आकर्षक स्थान को देखने के लिए बड़ी संख्या में आएंगे और लोकार्पण अवसर पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज खुशी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। 50 मीटर दूर ये जो प्रयोगशाला है, ऑब्जर्वेटरी का जीर्णोद्धार किया गया और ये 23 करोड़ 69,47,637 रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है। इसका निर्माण 1832 में हुआ था। उसके बाद ये बड़ी खस्ता हालत में आ गई थी, इसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी। उस पुरानी पद्धति से जिसमें गारा, दालें और जो चूना मिलाया जाता था, उसी पद्धति से इसका निर्माण किया गया है और इसको रिस्टोर किया गया है। आज हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि इसका लोकार्पण हो रहा है और यहाँ से सारी हिमालय की पीक्स आपको दृष्टिगोचर होती हैं, जिनको कि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने नापा था। और जो ग्रेट आर्क है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आर्क, उसको भी उन्होंने पूरा किया, नापा। तो अब नजर डालते हैं हरिद्वार पर। दरअसल प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस चुनाव की तैयारी आउटरीच सम्मेलनों के माध्यम से कर रही है और हरिद्वार में 12 दिसंबर को कांग्रेस का रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आउटरीच सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और सह प्रभारी दीपिका पांडे सहित प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होते नजर आएंगे। पूरे प्रदेश में आउटरीच सम्मेलन कांग्रेस पार्टी आयोजित करने जा रही है। चुनाव को लेकर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन होने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हरिद्वार में 12 दिसंबर को होने जा रही है। शिवालिक नगर के रानीपुर के एक होटल में ऐसे प्रतिनिधियों को हम उसमें बुलाने वाले हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा यूनियन, बैटरी रिक्शा यूनियन, जिसमें व्यापार मंडल, जिसमें होटल एसोसिएशन, जिसमें ढाबा एसोसिएशन, जिसमें श्रमिक यूनियनें, जिसमें मजदूर यूनियनें, सभी जिसमें रहने वाली हैं। संजीव जी ने बताया आउटरीच का कार्यक्रम पूरे प्रदेश का यहाँ से प्रारंभ हो गया है और हम सारी संस्थाएं, पर्यटन की हों, परिवहन की हों, NGO जो सारी संस्थाओं को जोड़ करके जो कांग्रेस माइंडेड हैं उनको अपने साथ जोड़ करके और कांग्रेस के साथ उनको ला रहे हैं, ताकि भविष्य में जो कमियां इस सरकार के रहते हुए इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं और व्यापार श्रमिकों का उद्योगों से निकाला गया है, तो उन लोगों के लिए हम कांग्रेस पार्टी आने के बाद उनका क्या सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की के लंढौरा में एक ईंट भट्टे के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि ईंट भट्टा उद्योगों को लेकर जो भी शिकायतें हैं उनका समाधान कराया जाएगा। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि जो भी शिकायतें हैं उनको जल्द ही सीएम से मिलकर दूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती है। दो तीन समस्याएं इससे जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं इस उद्योग से, उनकी थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिल सकता है और जो परेशानी इस उद्योग के सामने है उसका निराकरण कैसे हो सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत ही कर्मठ, मेहनती और जो भी सही काम होता है उसको तत्काल निर्णय लेते हैं और इस समस्या का भी समाधान हम जल्दी करवाएं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से इस पर मुलाकात होगी, सारी समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी, समाधान निकाला जाएगा। यतीश्वरानंद ने ये कहा ईंट भट्टा मालिकों की समस्याओं को लेकर समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा। बस सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने ये सब बातें और जो भी दिक्कतें हैं वो रखी जाएंगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, हमने देखा कि किस तरीके से मंच पर यतीश्वरानंद कहते नजर आए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से ईंट भट्टों के मामले पर बातचीत की जाएगी, वार्ता की जाएगी। तो कब ये
कब ये हो पाएगा, कब इस पर बातचीत हो पाएगी, कब इनकी दिक्कतें जितनी हैं उनको सॉल्व किया जाएगा? बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड में 2022 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मंत्री जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का समाधान करने के वादे कर रहे हैं। हालांकि लगातार जिस तरीके से पिछले 4.5 सालों में जो उपलब्धियां है वो भी गिना रहे हैं। इसी को देखते हुए जो गन्ना मंत्री ईश्वरानंद है वो कहीं ना कहीं ईंट भट्टे स्वामियों के बीच में पहुंचे और जिस तरीके से उनकी पिछले लंबे समय से समस्या चली आ रही थी उनको सुना और उनके समाधान के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखने की बात की। हालांकि बिल्कुल मतलब इनका समाधान एक तरीके से निकालने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं हरिद्वार में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ने विभाग के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। नाराज ठेकेदारों ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय पर धरना देते हुए अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। धरना दे रहे ठेकेदारों का कहना है कि लक्सर डिवीजन में तैनात अधिशासी अभियंता ठेकेदारों के साथ अभद्र व्यवहार और मनमानी करते हैं। फंसा दिया मेरे को। तो ठेकेदारों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप उन्होंने लगाया। हमारा लक्सर डिवीजन जो है पीडब्ल्यूडी का, वहाँ पर जो अधिशासी अभियंता हैं सतवीर यादव, उस हमारे ठेकेदार जी, जितने हमारे ठेकेदार हैं उनमें से मैक्सिमम लोग परेशान हैं उसकी कार्यशैली से, व्यवहार से। ना किसी का काम करता टाइम से, पेमेंट मन मर्जी से करता, जो चाहा वो करता, लोगों के साथ बदतमीजी करता। इस बात को लेकर हमारे सारे ठेकेदारों में रोष है। तो हरिद्वार से जुड़ी ये खबर है, आपको बता रहे हैं कि हरिद्वार में लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों पर ये आरोप लगाया गया और ठेकेदारों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया है। पीडब्ल्यूडी के खिलाफ ठेकेदारों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आरोप लगा रहे हैं। तो चलिए, उत्तराखंड के वोट युद्ध में फिलहाल के लिए इतना ही।